ओके भाई, वंडर लिमिटेड हो गया जी सवाल। हमने सुबह वाली क्लास में, प्लीज़ तवज्जो चाहिए आपकी, तवज्जो चाहिए प्लीज़ आपकी। हमने सुबह वाले क्लास में इसका पूरा सवाल सॉल्व कर लिया था और हमने इसका करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी बना लिया था। अब बारी है जी इसका चेंज इन एस्टिमेट का नोट बनाने की, और चेंज इन एस्टिमेट का नोट बनाने के लिए मुझे असल में एक दो चीज़ें चाहिए, वो पहले आपको सिखानी है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट तो वैसे 2-3 लाइनों का ही है, जल्दी से बन जाएगा, लेकिन उसके जो पीछे कॉन्सेप्ट है उस पर कोई हमें 8-10 मिनट लग जाएंगे। सर वही सुबह वाला सवाल। ओके जी, पेज 501 है जी वॉल्यूम 2 का। अच्छा, अब बात को समझिएगा कि जो चेंज इन एस्टिमेट का नोट है, प्लीज बात को गौर से सुनिएगा। जो चेंज इन एस्टिमेट का नोट है, उस चेंज इन एस्टिमेट के नोट के अंदर हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है। एक चीज हमें यह प्रोवाइड करनी होती है कि जो एस्टिमेट चेंज हुआ, इस चेंज इन एस्टिमेट की वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ा, और इस चेंज इन एस्टिमेट की वजह से फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ेगा। क्या बात समझ आई आपको? हम जो चेंज इन एस्टिमेट करते हैं तो हमने नोट में यह बताना होता है कि इस चेंज इन एस्टिमेट की वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए अकाउंटिंग को भूल जाएं, लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। लॉजिकली अगर हम चीजों को सोचें तो हमारा एस्टिमेट सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में चेंज हो रहा है, 1 तो निकल गया, वो तो वैसे ही एरर था, उसका तो नोट हमने बना लिया। पॉइंट नंबर 2 में मुझे बताइए कि करंट ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन क्या कम हुई थी कि ज्यादा हुई थी। सुबह हमने एंट्रीज लिखी थी, सारी एंट्रीज वो सामने रखें, अपने वो एंट्री सामने रखें 2015 की, और मुझे बताइए कि क्या करंट ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई थी या कम हुई थी। हमारी डेप्रिसिएशन कम हुई थी। तो हम इसमें क्या बात कर सकते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन इस साल में कम हुई थी मतलब प्रॉफिट्स बढ़े थे, प्रॉफिट्स बढ़े थे, तो हम लिखेंगे कि करंट ईयर में इंक्रीज इन प्रॉफिट्स हो जाएंगे कितने से, 6 से। ये बात तो आसान है, ये तो किसी तरीके से आप निकाल लेंगे। मसला यह है कि फ्यूचर ईयर का इंपैक्ट कैसे निकालेंगे, फ्यूचर ईयर का इंपैक्ट कैसे निकालेंगे, यहां पे आगे हम फंस जाते हैं। अब फ्यूचर ईयर कितने साल, 1 साल 2 साल नहीं सर, पूरी जिंदगी के साल, पूरी जिंदगी के साल, ये कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए जरा बात को समझिएगा। हम एग्जाम्पल बनाते हैं, एक 2 3 4 मिसाल के लिए 20 कर लें, इसको 21 कर लें, 22 कर लें और 23 कर लें। आप अभी एज्यूम करें कि आप यहां पर खड़े हुए, यहां पर खड़े होकर आपने एक एसेट जो है वो बाय किया, 100 रुपये उसकी कॉस्ट थी, और यहां पर आके आपने एस्टिमेट किया कि इसकी यूजफुल जिंदगी थी 4 साल। तो भाई आप पहले साल डेप्रिसिएशन 25, दूसरे साल 25, तीसरे साल 25, चौथे साल 25, यही करेंगे, यही काम करेंगे। ओके, लेकिन जैसे ही साल गुजरा, यहां पर देयर वाज अ चेंज इन एस्टिमेट, और लेट्स अज्यूम एस्टिमेट क्या चेंज हुआ, यूजफुल लाइफ है अब 3 साल, 3 इयर्स। अब मुझे बताइए कि अगर यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है तो यहां पर खड़े होके अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी। रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी, 75 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 3 साल टोटल, एक गुजर गया तो 2, कितनी डेप्रिसिएशन। अब आप 37.5 इस साल में करेंगे, 37.5 इस साल में करेंगे, इस साल आप कुछ नहीं करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? ये बात सबको समझ आ गई? मेरे ख्याल में अभी तक कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन चेंज इन एस्टिमेट की वजह से मेरी डेप्रिसिएशन कितनी इंक्रीज हो गई, 12.5 से, 12.5 से इंक्रीज हो गई है इस साल, सिर्फ इस साल की बात करें, इस साल मेरी डेप्रिसिएशन 12.5 से इंक्रीज हो गई करंट ईयर में। करंट ईयर में जरा लिंक कीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल किया था, 12.5 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन यानी कि प्रॉफिट में कमी आ गई 12.5 से इस साल में। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन इस साल 12.5 से कम हुई है तो अगले सालों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगले साल में डेप्रिसिएशन पुरानी पॉलिसी के तहत होनी थी 50 और नई पॉलिसी के तहत कितनी हो गई, तो अगले सालों में ये कितना कम हो गई, 12.5 डिक्रीज हो गई। आपके सामने साबित कर दिया मैंने,
आपके सामने साबित कर दिया कि अगर इस साल डेप्रिसिएशन 12.5 से इंक्रीज हुई है तो अगले जो रिमेनिंग साल हैं, जो फ्यूचर ईयर्स हैं, उसमें 50 होनी चाहिए थी पुराने एस्टिमेट के तहत, लेकिन नए एस्टिमेट से 37.5 है, तो उतने से ही कम हो रही है। तो इसका मतलब है इस एग्जाम्पल से यह साबित हुआ कि जितनी डेप्रिसिएशन आपकी करंट ईयर में डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, अगले सालों में उतनी ही डिक्रीज होती है। तो आपका मसला हल हो गया। इसका मतलब है कि आपको बस खामोशी से इस साल का इंपैक्ट निकालना है, अगले साल का इंपैक्ट तो वही होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस साल इंक्रीज हो गया तो फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएगी, अगर इस साल डिक्रीज हो जाए तो अगले सालों में इंक्रीज हो जाएगी। खत्म हो गई ना, 2 साल यूजफुल लाइफ थी, तो 1 2 पूरा खत्म, तो तीसरे साल तो नहीं ना करेंगे फिर। क्या ये बात सबको समझ आई? अब दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं जहां पे डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही होगी, उसकी मिसाल बनानी पड़ेगी। क्या ही खूबसूरत बात हो अगर आप में से कोई बना दे। क्या क्या कैसे एग्जांपल बनाए जी जिसमें डेप्रिसिएशन इस साल में डिक्रीज हो जाए? क्या बात है, ऐसे दुर्गशंदा सितारे चाहिए हमें। चलें जी, एग्जाम्पल वही रखते हैं, यहां पर खड़े होके आपने फैसला किया कॉस्ट हो गई 100 और यूजफुल जिंदगी हो गई 4 साल ही रखते हैं, 25 25 25 और 25। अब मुझे 1 साल और बनाना पड़ेगा यार तुम्हारे चक्करों में, एनीवेज कोई बात नहीं। ले जी, यहां पर हम करेंगे चेंज इन एस्टिमेट, और भाई ने कहा कि सर एक काम करें, आप यूजफुल लाइफ बढ़ा के 5 साल कर दें। 5 साल, इतना ही टाइम काश आपको सीए करने में लग जाए तो क्या ही बात हो। मजीद नहीं, इंक्लूसिव टोटल, तो बकाया रहेगा 3.5 साल। पॉसिबल ही नहीं है, 3.5 साल की तो ट्रेनिंग है, साल बाद आपने ट्रेनिंग में जाना, 4.5 साल है, छोड़े। ले जी, चेंज इन एस्टिमेट, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 5 हो गई ना अब टोटल, तो 1 गुजर गया तो 4 रह गई। बताइए अब नए एस्टिमेट के तहत आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 18.75 1, 18.75 2, 18.75 3, तो 1 साल मुझे और ऐड करना पड़ेगा, 24 भी ऐड करते हैं। और यहां पर पुराने एस्टिमेट के तहत कोई डेप्रिसिएशन नहीं, नए एस्टिमेट के तहत 18.75। अब जरा गौर कीजिए कि चेंज इन एस्टिमेट की वजह से करंट ईयर में डेप्रिसिएशन पे क्या इंपैक्ट आया? बताइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डिक्रीज हो गया? बताइए, 6.25 से डिक्रीज हो गया। अगले फ्यूचर ईयर्स में देखते हैं, फ्यूचर ईयर में पुराने एस्टिमेट के तहत डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी? 50, और नए एस्टिमेट के तहत कितनी हो रही है? 56.25, तो कितने से इंक्रीज हो रही है? 6.25 से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए, जितनी डिक्रीज फ्यूचर ईयर्स में उतनी ही इंक्रीज। अभी भी किसी को यकीन नहीं आता तो उसके पास कयामत तक का टाइम है, वो ये चेक करके देखता रहे। जहां पे चेंज हो जाए मुझे आके बता दे, मैं उसका नाम आईफैक में भेज दूंगा कि ये हमने एक पीएचडी बंदा निकाला है, इसने एक नए पॉइंट पर रिसर्च की है, आप लोग आज तक जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, इसको बोलेंगे डॉक्टर है, तो आपका नाम रख दिया जाएगा डॉक्टर छोटा शौकत। छोटे शौकत है ना, डॉक्टर छोटा शौकत। ओके, ये बात सबको समझ आ गई? तो आज ये बात साबित हो गई कि जितना डिक्रीज या इंक्रीज करंट ईयर में होता है, फ्यूचर में उतना ही इंपैक्ट होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक होगी बात? अब आइए वापस सवाल के ऊपर। सवाल में हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, वर्किंग आपके पास मौजूद है जो हमने बनाई थी कि डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड एस्टिमेट, एक वर्किंग बनाई थी ना हमने सवाल में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज पर ओल्ड एस्टिमेट कितना निकाला था हमने सवाल में? देख के बताइए, 14, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज पर न्यू एस्टिमेट कितना निकला था? 8। तो हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन में क्या आया था? डिक्रीज। तो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज था, ये तो हम ऑलरेडी वर्किंग बना चुके थे, सुबह आपने बनाई होगी वर्किंग। तो इट मींस के फ्यूचर ईयर्स में क्या इंपैक्ट होगा? इजाफा हो जाएगा 6 से, इजाफा हो जाएगा 6 से, तो कोई मसला। लेकिन हमने नोट के अंदर ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नहीं बताना होता, हमने तो प्रॉफिट्स का बताना होता है भाई। तो आप थोड़ी सी अंग्रेजी लिखें, हेडिंग बनाइए नोट की। नोट नंबर सुबह कौन सा दिया था हमने करेक्शन ऑफ एरर का? 23, इसको 24 कर दें, और ये नंबर आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें, 420 लिखाइएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ना लिखिएगा भाई, 17 18 19 20 को इसी रेंज में कोई दे दीजिएगा।
ओके 92 ना लिखाइएगा बस, वरना हालात खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि 92 की वजह से बड़े मसले हो रहे हैं आजकल। चेंज इन एस्टिमेट अंग्रेजी लिखिए। ऑन 1 जुलाई 2014, ऑन 1 जुलाई 2014 वी रिवाइज द टोटल लाइफ ऑफ प्लांट, वी रिवाइज्ड द टोटल लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम 5 years to 8 years। ये भी डाटा आपको ना सवाल से ही मिल जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2014 वी रिवाइज द टोटल लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम 5 साल टू 8 साल। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट, द इफेक्ट, द इफेक्ट होता है, दी इफेक्ट होता है, दी होता है, दा होता है, दी होता है। The effect of this change is as follows। दी और दा वाली कहानी नहीं सुनी हुई आप लोगों ने? सुनी है ना, अंग्रेजी दी नहीं। ओ यार अजीब लोग हैं आप, क्या पढ़ के आए हैं आप? पढ़ा क्या स्कूलों में किया? द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। पढ़े लिखे लोग हैं आप। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। मेरे से पूछे तो क्लास में हमेशा एंड पे बैठता था, सी में भी एंड पे बैठता था, अब क्लास में सबसे आगे बैठ। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। ये आपने अंग्रेजी लिख दी, अंग्रेजी आपने यहां पे सारी लिख दी। अब इसके नीचे देखिए प्लीज, गौर करें। इंक्रीज, सॉरी ठीक है ये भी मिटाएं, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, पहले इतना लिखना सिर्फ, और पहले हिसाब लगाना है कि इस साल चेंज इन एस्टिमेट की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आपने फिर यहां पे लिखना है इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ। ये कौन सी वर्किंग थी जो सुबह बनाई थी? वर्किंग 2 थी, तो इसके आगे वर्किंग 2 लिख दें, क्योंकि आपके पास तो पूरा सवाल है ना, आप तो पूरा उसी तरीके से करें। और आप आगे लिखेंगे 6। और फ्यूचर ईयर का इंपैक्ट कैसे निकालेंगे भाई? प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर क्या करेंगे भाई? बोले भाई आंखें बंद करके, सॉरी आंखें खोल के करना, बंद नहीं करनी। ऑफ फ्यूचर ईयर, सॉरी 6 से, तो वही इंपैक्ट बढ़ेगा आपका फ्यूचर ईयर्स के लिए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके माय फ्रेंड्स, ओके ओके। कोई नहीं, क्लास पढ़ के हम भी चलते हैं। सर चाय पिलाएं जी, समीर भाई चाय पिलाएं। खाली पेट चाय पियेंगे? चलें ठीक है, मर्जी आपकी। बिस्किट नहीं खाते हैं वो, ऐसे सेहत के लिए खराब होते हैं। चाय पिलाएं सबको। चाय नहीं मिलेगी इस टाइम? ये बस जितने लोग बैठे हैं, मैं तो नहीं पीऊंगा, मैं तो पी के आया हूँ घर से। या तू बस कर जा, समोसे भी बस कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ने भी आप में से कोई ऐसा जो चाय ना पीता हो? 20 हाथ खड़े रखें। 19 18 17 16 15 14 ले आइए, 14 चाय ले आइए। और उसमें चीनी ऐसे डालिएगा कि आइंदा ये मांगे ही ना। मंगवाएं जी चाय इन सबके लिए, 14 चाय मंगवाएं। क्या हुआ? तो आप भी चाय पी लें, आप भी चाय। हाँ चाय का ही ऑप्शन है दोस्त, मंगवा लें सर। 15 चाय कर दें। असगर को बुलाइएगा प्लीज, असगर को कॉल करके बुला लीजिए प्लीज। चले जी, यहां तक बात। खाने पे ध्यान है, उस जिंदा रहने के लिए खाया करें, खाने के लिए ना जिंदा रहा करें। दोस्तों को बुला लें। तू मेरा भाई, मैं क्या कहूं तुझे? किताब है किसी के पास? एक बुक प्लीज मुझे दे दीजिए। जिस लाइन में 2 किताबें हैं वो दें। इस लाइन में है 2 बुक्स। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। ले जी, आइए अगले सवाल की तरफ। आप लोग होमवर्क नोट कर लें पहले, कि मैं भूल ना जाऊं। होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। वैसे ये सवाल अगर मैं आपको होमवर्क दे देता ना, लेकिन नहीं, ये मैंने अभी कराना है आपको, ये मैंने अभी कराना है। ओके मैन। क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2 है, इससे अगला ही, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये सवाल आपने आज होमवर्क करना है, कल इंशाल्लाह सुबह क्लास में ये सवाल पहले करेंगे। क्वेश्चन बैंक 2, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये सवाल जी भाई, हाँ ये सवाल सुबह क्लास में कराऊंगा ना।
बल्कि मैं तो कहता हूं, बल्कि नहीं कहता मैं, रहने दे। एक सवाल वैसे मेरा दिल है कि मैं आपको 2 सवाल ही दे दूं, आप भी वेलिंग है, क्योंकि एक सवाल तो मैं आपको खुद करा रहा हूं। यार तू ठहर जा यार, ना टेंशन दिया कर। वो किधर गया वो सवाल, वो किधर गया वो सवाल, नहीं मिल रहा वो सवाल, ढूंढ के दिखाएगा भाई तुम्हें। ओए घूम गया सुप्रीम, किधर गया वो सवाल। जाहिद ये भी मैंने कराना है, ये तो मैं बाद में कराऊंगा। काशिफ इंजीनियरिंग नहीं कराना, आसिफ इंजीनियरिंग कराना है मैंने। और किधर गया वो सवाल, इधर ही मिलेगी मुझे उस सवाल की लाश। ठहर जा यार, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, टेंशन ना दे मेरे भाई, पीछे होगा वो सवाल, पास्ट पेपर का ना हो। ओ मिल गया मिल गया मिल गया, ओ मिल गया। बहुत फख्र हो रहा है मुझे इस सवाल को देख के, क्योंकि इस सवाल का नाम भी फख्र है। पेज नंबर 495 पे आइए, सफा नंबर 495 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट पेपर का, फख्र लिमिटेड। भाई ये 2 सवाल आपका होमवर्क है, ओके मेरे भाई। अब कल जब आप लोग इंशाल्लाह क्लास में आएंगे तो पहले हम मोहानी मैन्युफैक्चरिंग वाला सवाल करेंगे और बाकी क्लास में इंशाल्लाह रेशियोज करेंगे। फिर सैटरडे को इंशाल्लाह आधी क्लास में फख्र वाला सवाल करेंगे, बाकी रेशियोज करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, वो साथ साथ होता रहेगा। ओके, संडे को भी आना चाहेंगे आप लोग? हो मैन, सो गुड। असगर यार 15 चाय, 15 चाय, 15 चाय। बिस्किट क्या पुराने पड़े हुए? अच्छा ओके, खिला दे यार इनको, क्या याद कर। अच्छा किताब तो मैं नहीं बनानी। चले जी आइए, कौन सा सवाल था? सवाल है जी क्वेश्चन बैंक का 5वां, मार्वलस लिमिटेड। आइए इस सवाल पे, ये दोनों सवाल आपने करने इंशाल्लाह, एक फ्राइडे को करेंगे, एक सैटरडे को करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है सफा नंबर 503 पे। जल्दी आ जाए, सवाल हमने कंप्लीट करना है और फिर रेशोस पे भी बात करनी है मैंने। रेशोस पे भी कम से कम मैंने 10-12 मिनट बात करनी है भाई, और सोच रहा हूं 4-5 रेशो वैसे खड़का दूं। ओके जी, मार्वलस लिमिटेड, सफा नंबर 503, क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 5। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मार्वलस लिमिटेड। वैसे एक बात बताइए, अब आपको पता लग गया चेंज इन पॉलिसी में, चेंज इन एस्टिमेट में और करेक्शन ऑफ एरर का नोट कैसे बनता है। सारी बात समझ आ गई मेरे ख्याल में। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और करेक्शन ऑफ एरर की बात तो तकरीबन एक जैसी है। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने दोनों में बनाना होता है, लेकिन एरर में करंट ईयर नहीं बनाते। ओके, और जो चेंज इन एस्टिमेट है उसमें तो बस ये सादा सा 2 लाइनों का नोट बन जाता है। ठीक होगी बात, ये बात सबको समझ आ गई, सब कुछ क्लियर है। अब कुछ चीजें मेरे हाल में अब काफी कोई ग्रे स्ट्रक्चर बन गया हुआ है सेट का, बस अब उस पर पेंट शेंट करते हैं, उसमें फर्नीचर लगाते हैं और जरा बेहतरीन किस्म की इमारत बनाते हैं उस पर। आइए जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है, करना क्या है पहले देख लेते हैं। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2017, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन इक्विटी और नोट्स, सब कुछ करना है भाई। और उसने हमें थोड़ी सी हिंट दे दी कि भाई इस सवाल में भी करेक्शन ऑफ एरर है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। उसने थोड़ी सी हमें रिक्वायरमेंट को देख के हिंट दे दी। ओके, बात समझ आती है? तो 30 जून 17 पे काम करना है, उसने हमें 16 और 17 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी है। ठीक है जी, काम आ जाएगी। असल बात तो नीचे लिखी है, द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। It was identified that MLs had incorrectly charged rupees 36.75 million as maintenance expense incurred on installation of the plant। जी एरर है या एस्टिमेट है या पॉलिसी है? ये एरर हुआ है भाई, ये गलती हुई हमसे। और गलती क्या हुई? हमने इंस्टॉलेशन को मेंटेनेंस चार्ज कर दिया, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ले जाने की बजाय एक्सपेंस आउट कर दिया। हालांकि इसको एसेट की कॉस्ट में ले जाना चाहिए था। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट, और रिजल्टेंटली डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। डेप्रिसिएशन भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। ओके, बढ़ानी पड़ेगी ना? यस, बढ़ानी पड़ेगी। अब देखते हैं ये कार्रवाई हुई कब। द प्लांट वॉज अवेलेबल, ओ तेरी खैर, द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई 14, यानी 15 की बात हो रही है भाई। ये तो कंपैरेटिव साल से भी पीछे की बात हो रही है, क्योंकि हम 17 में खड़े हैं, कंपैरेटिव 16 है। ये काम तो 15 का है, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में अब प्रायर एडजस्टमेंट का जुमला आ जाएगा। अब कुछ चीजें लिंक होनी शुरू हो गई, तो समझ आनी शुरू हो गई। बस पेपर में भी ऐसी आपका दिमाग चले ना, क्या ही बात हो, मसला दिमाग आपका दौड़ता है वहां पे, पर पुठी जगह पे। ओके, रिवर्स में शायद दौड़ाता है वहां पे। जी मैं फिर बता देता हूं भाई,
बात ये हुई थी आपसे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम कभी कभार उसमें, जैसे पहला सवाल किया था तो उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, फिर प्रायर एडजस्टमेंट लिखी थी और दोबारा से वही ओपनिंग बैलेंस लिखा था। लेकिन जो आज सुबह सवाल किया उसमें तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। उसकी वजह क्या थी कि आप इस वक्त खड़े हैं 2017 में, और 2017 का जो कंपैरेटिव ईयर होता है वो 16 होता है। तो भाई अगर तो गलती 16 तक ही है ना, तो फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रायर एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर कंपैरेटिव से पीछे भी कुछ मसले मसाइल है ना, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रायर एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो अब देखें, आप 17 में खड़े हैं और गलती आपने कर दी 15 में, तो इसका मतलब है कंपैरेटिव तो 16 था, आप तो 16 से भी पीछे गलती कर बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर प्रायर एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। हाँ, 16 का ओपनिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 15 ठीक करेंगे तो 16 का ओपनिंग भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात हो गई। बात समझ आती है? सब साथ है यहां तक? ओके मैन। कहां पर थे हम? द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम जुलाई 14 यानी कि 15 एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 साल। तो इस एरर की वजह से भाई क्या होगा, हमारी 15, 16 और 17 तीनों सालों की डेप्रिसिएशन तो चेंज बिल्कुल होगी, और 15 के अंदर मेंटेनेंस एक्सपेंस कम होगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। क्या बात समझ आती है सबको? ले जी, एरर अब दिमाग में मोटर चल पड़ी। 15, 16, 17 तीनों का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेंटेनेंस क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन बढ़ गया और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तीनों सालों में कम। उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो प्रॉफिट्स में क्या करेंगे? प्रॉफिट्स में मेंटेनेंस एक्सपेंस की कमी क्या होता है जी? प्रॉफिट का बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ाएंगे लेकिन डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, वो बन गया। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी तो बनाएंगे, उसमें तो काफी लंबे चौड़े मसले हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा? यही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बढ़ा देंगे और डेप्रिसिएशन से कम कर देंगे। नोट में क्या होगा? आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डिक्रीज इन मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट। और फिर आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, और रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट वो देख लेंगे। बस नोट बन गया, पूरा सवाल हो गया। बस यही पिक्चर अगर दिमाग में बन जाए ना पेपर के अंदर, तो इस पूरी चीज को सफे पे उतारने में मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर दिमाग चल रहा हो ना, चीजें ठीक चल रही हो, तो 10 से 15 मिनट में सवाल हो जाएगा। ये सवाल मेरे ख्याल में कोई 15, 16, 14 इस रेंज में होगा, इतने नंबर का तो होगा ये सवाल। ओके, बात समझ आ गई? तो बस यही पिक्चर अगर हर टॉपिक में पेपर में बनती जाए ना, तो क्या ही बात हो। यही मैं कह रहा हूं ना, आपका दिमाग जरा कोई रिवर्स गियर लगा देते हैं आप। एनीवेज, अच्छा अगली बात तो पढ़ी नहीं हमने। In view of significant change in the expected pattern of economic benefits from an item of the equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to straight line. ले जी, हम reducing balance से straight line पे आ गए। Okay man, अब क्या होगा? चेंज हो गया, एस्टिमेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चेंज हो गई। तो क्या करेंगे? द इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 15 एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन, हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन। ठीक है, डाटा सारा मौजूद है। डेप्रिसिएशन रेट तो 27.5 ब्ला ब्ला इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस की है वो ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, तो उसको निकालना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन वाली को ऐड करना पड़ेगा, या डिफरेंशियल को कर लेंगे एडजस्ट, जैसे यहां पे किया था। डिफरेंशियल को किया था ना, डिफरेंशियल से एंट्री कर देंगे बस। तो मेरे ख्याल में सेम वही सवाल है। और तो और उसने आपकी सहूलत के लिए 15 के भी बैलेंसेस दे दिए भाई। उसने कहा क्या याद करोगे तुम भी, किस आई कैप से तुम लोगों का वास्ता पड़ा था, इतना अच्छा आई कैप मिलेगा तुम्हें, सारा डाटा तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, पर तुम ही जवाब नहीं निकालना चाहते। चले जी, मिटाते हैं इसको। क्या सोच के आए थे सीए में? अच्छा वाला अब्बू कह रहे थे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप लोग पैसे के चक्कर में इधर आ गए। अब्बू जी पैसे ही बड़े होते हैं। अब्बू जी ऑडी मिलती है, ऑडी, अब तो सिविक भी नहीं मिलती, करोड़ की सिविक। जी मेरे भाई, कौन सी गाड़ी खड़ी करवा दी? किधर ऑडी? किसकी ऑडी? ओरिएंटेशन में ये बताते हैं कि ऑडी मिलती है, 5 साल बाद ऑडी मिल जाती है। मुझे तो पता नहीं कितनी 5 साल हो गए, मेरे पास तो 3-4 ऑडी होनी चाहिए। जी क्या हुआ? जमा करते हैं, जमा करते हैं, जमा करता हूँ ऑडी महंगी हो जाती है, फिर जमा करता हूँ और महंगी हो जाती है। यही चल रहा है उस वक्त से। कोई बात नहीं, खैर है। ओ यार गाड़ी गाड़ी, ये भी तो गाड़ी है, देखें सही नहीं है, गाड़ी गाड़ी होती है। आपने वही स्टीयरिंग, वही सब कुछ। सवाल पे आ जाइए। मार्वलस मैन, मार्वलस कार्स, मार्वलस कार्स। नहीं जी, सबसे पहले वर्किंग वन के अंदर हम क्या करेंगे?
वर्किंग 1 में हम एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन बैंक का है सवाल नंबर 15, सॉरी 5। मार्वेलस, मार्वेलस से याद आया समीर, आज हम मैच जीत गए। ओके, किंग बाबर 24 पे आउट हो गया। किंग बाबर जी आदमी है तू यार, यार तुम्हें भाई को तुम इजी लेते हो। ओके ले जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की एंट्रीज। पॉइंट नंबर 1 की एंट्रीज 2015 में हमने एक मेंटेनेंस एक्सपेंस चार्ज कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो क्या 2015 में मेंटेनेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया जाए? मेंटेनेंस एक्सपेंस कितने से भाई? 36.75। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, उसको डेबिट करना चाहिए था, तो डेबिट कर दिया 36.75। 2016 और 2017, 17 में हम खड़े में। ले जी, इस एक्सपेंस की वजह से, इस एक्सपेंस की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो गई थी, तो अब उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। जी क्या डाटा उसने हमें दिया हुआ है? यूजफुल लाइफ 4 साल है भाई, तो ठीक है 36.75 से अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन भी तो इतने से ही बढ़ेगी। बताइए। अच्छा, मेंटेनेंस एक्सपेंस की कोई एंट्री तो नहीं, डेट तो नहीं दी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं कहा हुआ। इंस्टॉलेशन है नहीं, 1 जुलाई से ज़ूम करें। 9.18 ठीक है जी, सब अच्छा है यहां तक। ले जी, अगले साल में अब ये एंट्री तो दोबारा थोड़ी होगी, बट डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आता रहेगा, और स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगी भाई। तो हर साल में इतनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। यहां तक सब साथ है, कोई पीछे तो नहीं रह गया? वो बोले ले जी। जी मेरे दोस्त, सब अच्छा है यहां तक? ओके ले जी, अब दूसरे पे आइए कि जो दूसरा हमारा एस्टिमेट है, इस एस्टिमेट में करना क्या है? प्लांट परचेज हुआ अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक आसानी हो गई। आसानी क्या हो गई कि प्लांट हमारा परचेज कब हुआ है? प्लांट हमारा परचेज हुआ है 1 जुलाई 15 में, यानी कि 2016 में, फाइनेंशियल ईयर 2016 बनाना। तो इसका मतलब है कि इसकी डेप्रिसिएशन 16 में चार्ज हुई होगी 80 मिलियन इंटू 27.5%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मत था ना। और बोले रिड्यूसिंग बैलेंस था। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस था तो उसमें ना तो मुझे यूजफुल लाइफ 5 साल चाहिए होती है, ना मुझे उसमें रेजिडुअल वैल्यू चाहिए होती है, मुझे तो रेट चाहिए होता है जो कि उसने नीचे दे दिया हुआ है। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है 16 में मैंने कोई ना कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। वो कितनी होगी जरा देखते हैं, हमें उसकी जरूरत है कि नहीं। 2 मिनट जरा बोर्ड पे देख लें, 2 मिनट बोर्ड पे देख लें, जरा एंट्री तक पहुंच जाए हम, फिर आप नोट कर लीजिएगा। जी आपने ये एसेट खरीदा होगा 1 जुलाई 15 को, कितने का? 80 का। और फिर आपने 30 जून 16 पे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 80 इंटू 27.5%। कितना बनता है? 22। और आपके एसेट की बुक वैल्यू आ गई 66 30 जून 16 पे। और अब आइए 17 में आपका एस्टिमेट चेंज हुआ है, लेकिन 17 में वो कहता है कि आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को? अच्छा सॉरी, वो ये कह रहा है कि आप 17 में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। ये बात यहां पे लिखी हुई है। कहां पे लिखी हुई है? द डेप्रिसिएशन, आखिरी जुमला पढ़े। द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 27.5 इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। का मतलब है ये जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगा हूं ना, ये ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। कितनी बनती है? कितनी बनती है? 15.16 कर लें, चलें जी 16 कर लेते हैं। बुक वैल्यू नहीं चाहिए 42। भाईजान ये डेप्रिसिएशन है एज पर ओल्ड पॉलिसी। क्या मानते हैं? ये देखिए, डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड पॉलिसी, नहीं सॉरी एस्टिमेट, माजरत, सही वर्ड इज एस्टिमेट, 16। ओके है? ओके है। ले जी, अब नेक्स्ट आइए। अब मैंने क्या किया, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस से आ गया स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे जब मैं आऊंगा,
डेप्रिसिएशन करूंगा एज पर न्यू एस्टिमेट, तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए? मेरी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए रिवाइज्ड बुक वैल्यू। देखिए सर यहां पे मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया था, तो क्या रिवाइज्ड बुक वैल्यू 58 होनी चाहिए थी? ऐसी होगा ना, 58 होनी चाहिए थी। रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 16, तो क्या यहां पे -16 होना चाहिए था? और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर 5 साल है ना, 5 साल, तो 5 में से 1 साल तो गुजर गया, 1 साल तो गुजर गया, बकाया रह गए 4 साल, इतनी होनी चाहिए थी। बताइए कितनी बनती है? 10 पॉइंट। तो सर कितनी एक्सेस चार्ज हो चुकी है? 5 पॉइंट। इतनी एक्सेस चार्ज हो चुकी है जिसको कम करना पड़ेगा। तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम कर दूं 5.5 से? और क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बढ़ा दूं 5.5 से? क्या ये वर्किंग 2 से पता लग जाएगा? और क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है और क्या ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है? ले जी, ओके दोस्त, बात समझ आ गई? यही हुआ ना? कहीं पे फंस तो नहीं गए दोस्त? परेशान लग रहे हो? पक्की बात है? क्या सोच रहे हो? चाय बिस्किट समोसे ये चल रहा है दिमाग में? ओके, क्या खाना खाया करें आप लोग, क्या समोसे चाय बिस्किट? आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी इन माई आर्टिकल्स, ठीक है? तो मेरा भाई बड़ा वो मुझे चाय बना कर देता होता था, तो माशाल्लाह वो चाय भी ऐसी होती थी आपके 14 तबक रोशन कर देती थी। वो इतना बड़ा मग होता था जिसमें सारा ही वो पत्ती कावा होता था और उसमें 1 या 2 चम्मच बस दूध के होते थे, बस लिटरली। और वो बेचारा उसने बड़ी मेहनत की हुई है, हर 2-2.5 घंटे बाद उठता था, देखता था मैं जाग रहा हूँ, जाता था चाय बना के ये ले, फिर सो जाता था, फिर 2-2.5-3 घंटे बाद उठता था, फिर ये ले चाय। और उसने मुझे रात के कोई 2-3 कप तो बनाई देने, 4 कप तो बनाई देने, दिन में भी 3-4 पीने के। उसके बगैर तो पढ़ाई नहीं होती थी, सारी रात में पढ़ता होता था। तो उस वक्त तो इतना नहीं फील होता था, लेकिन अब जरा ना ऑब्वियसली बुजुर्गी आ गई है, तो अब जरा ना स्टमक इतना एक्सेप्ट नहीं करता चाय, तो ना पिया करें यार आप भी। हाँ तो जहरी बात है, वो कहाँ छोटे सफ़ेद बाल आ गए यार, मैं 20 साल का हूँ मैं, और छोटे हैं आप जी भाई। ऐसे भाई कहाँ पे मिलते हैं? ओ यार ये भाई सब ऐसे ही होते हैं। असल में आप वैसे नहीं है कि आपकी खिदमत की जाए, खुद वैसे बने कि बड़े खुद आपकी खिदमत करें। ओह मैन, ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं? वो भी यही कहता होगा, ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं? ऐसे भाई रूम नंबर 3 में पाए जाते हैं। लग रहा है चाय खत्म हो गई है। वैसे अगर कोई 3:45-4 हो गए चाय नहीं, फिर क्या करेंगे? पैसे दे दें, हम उदी पी लेंगे। या तू 40 रुपए 50 रुपए लेता अच्छा लगेगा? 500 की चाय है तो 500 में सारी आ जाएंगी, मैं 2-2 दफा आ जाएंगी सारी। समोसे भी आने पता नहीं यार, मैंने कहा ले आना जो भी लाना, वो ले आएगा जो भी लाना होगा उसका। अब T8 जाने और आप जाने, मैंने तो कह दिया था उसे, अब आपकी किस्मत क्या आता है। अच्छा कॉल भी मैं ही करूं? लेवल चेक करो जरा, कॉल भी मैं ही करूं। नोट हो गया भाई यहाँ तक? इतना फोकस अगर इतना जरा लगन पढ़ाई में लगी हो ना आपकी, अब तक माशाल्लाह आपका कैफ फारग हो चुका हो। 3 महीने में कितना टाइम हुआ? अच्छा अभी 3 महीने, अच्छा वो नहीं वो है, ओके सॉरी। वैसे आइडियल सिनेरियो आप लोगों का, 2 पेपर आप अभी दें, 3 अगली में दें, 3 अगली, वैसे मैं अगले में 6 ही दे दें। ये हालात है, 2 दिए नहीं जा रहे। आपके भाई ने 6 पेपर दिए हैं, ये मैं बता दूं। तो कोई बात नहीं, जिंदा तो हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या है। वो जमाने कौन से, मैं फिरौन के दौर का हूँ, वो जमाने चेंज थे तो और क्या। तुमने फिरौन के साथ तस्वीरें देखी है मेरी? अजीब आदमी है यार, वो जमाने और थे। जिसको भी पूछो जमाने की बात करता है। अभी कह रहा है सर आप बूढ़े नहीं हुए, फिर वो कहता है वो दौर और थे। अजीब तेरी बातों में ही वो मैच नहीं है। एनीवेज आइए जी वापस
हमारी एंट्रीज हो गई, हमारे मेन मसले हल हो गए। अब चलते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2 रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी होगी, ML स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद रखिएगा ये एक्सट्रैक्ट्स है और हमने बनाने हैं फॉर ईयर एंडिंग कौन सा, 30 जून है 31 दिसंबर है, 30 जून 2017। और 30 जून 17 का एक बनेगा कॉलम और एक बनेगा 30 जून 16 का, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम 1 साल बनाते हैं, 15 की बात नहीं करेंगे। प्रॉफिट दिए हुए उसने, बिल्कुल दिए हुए हैं, 85 और 65। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट 2016 का कितना है जी, 85। ले जी 16 पे आइए और 16 में मुझे बताइए क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। अच्छा इसमें 16 में हम ये क्यों नहीं एडजस्ट करते, सारा कुछ ये क्यों नहीं करते एडजस्ट? 16 में ये कोई फर्क नहीं होगा इसका सर। प्रॉफिट तो साल का होता है ना, उसमें क्या फर्क आएगा? प्रॉफिट तो साल का है भाई, फॉर द पीरियड है, वो रिटेन अर्निंग में करेंगे ना जो बैलेंसेस कैरी हो रहे हैं, तो इसमें सिर्फ यही साल होगा। इसमें ना देखने बैठ जाइएगा कि पिछले साल का है तो ये भी एडजस्ट करना है। 16 में सिर्फ 16 है भाई। तो 16 में क्या हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की होगी, अब ज्यादा चार्ज करनी है। तो एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉफिट में कमी है, तो प्रॉफिट को कम कर दें, -9.18 से। ये ले कितना बनता है भाई, 75.82। आ जाइए 2017 पे। 2017 का प्रॉफिट सवाल में कितना है, 65। ले जी आ जाइए इधर। अब जरा गौर करें, 9.18 से एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी अगर एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को कम कर दें। और एस्टिमेट की वजह से एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया है, इसको 5.5 से कम करने की जरूरत है। तो अगर एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट 5.5 से बढ़ जाएगा। ओ मैन, ये 5 के 5 नंबर टक करके आपके अकाउंट में क्रेडिट, 5 नंबर का ही होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बोलिए जी, ले जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तैयार है। और एक काम तो किया ही नहीं, कौन सा काम नहीं किया, कौन सा काम नहीं किया सर? 17 की ड्राफ्ट है, 16 की ड्राफ्ट थोड़ी है। कंपैरेटिव तो हमने बांट चुके होंगे मस्जिद वाले लोगों को। सॉरी 16 के ऑडिटेड है, पिछले सारे साल ऑडिटेड है। ओके मेरे दोस्त जल्दी से नोट करें, फिर इक्विटी बनाते हैं। ओ मैन, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग रेशियोज। यस मैन, व्हाई नो मैन? रेशियोज के बाद रह गया ईपीएस, कैश फ्लो, एनपीओ। कैश फ्लो एनपीओ तो सेम है, उसमें तो मसला ही कोई नहीं है। और ये 9-10 मुहर्रम से पहले माशाल्लाह रेशियोज भी खत्म, आईएसएटी भी खत्म, ईपीएस भी खत्म। मैं तो कहता हूँ कैश फ्लो भी फड़का देंगे। आप इधर ही, आपने कहा जाना है? खुश उसलूबी के साथ भाई, खुश उसलूबी के साथ, खुश उसलूबी के साथ, परेशान नहीं होना। मैं तो कहता हूं कि ना जो आपको छुट्टियां होगी ना, मैं खुद ही से यूट्यूब पे जो फ्रेमवर्क है ना, रीडिंग ही है बस, वो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। क्या ख्याल है? ताकि वो फ्रेमवर्क रीडिंग ही है बस, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। आराम से संडे तक पहुंच जाएगा, खुद ही चल के आपके पास आ जाएगा यूट्यूब। और सब्सक्राइब और घंटी और वो बटन दबाए हुए ना सारे, लाइक का बटन दबाए, घंटी भी दबा दें, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो कर दिएगा, खुद ही टड़म हो जाएगी। देख लीजिएगा उसको संडे को बैठ के, पहुंच जाएगा। वैसे फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी वक्त मिला तो देख लीजिएगा। तो सोच रहा हूं फाइनल आपको बता दूंगा। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। असगर मेरा दोस्त है, असगर समझता है सब कुछ। असगर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ही नोज व्हाट टू डू एंड ही नोज व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जो भी है। असगर ये वैसे चाय शुरू ये की तो बीच में से शुरू हो गया यार, उसको दे दी पर उसको दे दी, फिर आगे आएगा यार। चल दे। समीर से भी पूछे, समीर भी सताया हुआ है बेचारा। जी भाई, समीर भाई रोजा रखा हुआ है? अच्छा ओके सर, प्लीज आपके लिए पेशा खिदमत है। ऑनलाइन वालों आप भी अम्मी को क्या बना देंगी? खुद बनाया करें, अम्मी को तंग करते हैं, शर्म नहीं आती।
नहीं पी रहा है यार, अब तू उसके सिग भी चाय लेगा यार। ये भाई रह गए भाई, तूने सबके रोजे बनाए मैं तो यार, चाय पीनी है पी ले यार। नहीं खैरियत, तबीयत ठीक नहीं? वाकई नहीं पैसे लूंगा। अच्छा अच्छा okay। नहीं दिल का रहा समीर, इसमें वो मिला दिया था जो मैंने कहा था। चीनी की बात कर रहा हूं, अजीब लोग हैं आप। और भाई कुछ हो गया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या है, बाद में कहे असगर ये आप पी लो या समीर को दे दो। चले जी, आइए अब वापस सवाल की तरफ आइए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है भाई, ML। अब प्लीज जरा वापस आ जाए भाई। एक्सट्रैक्ट्स, भैया प्लीज ध्यान दें। कोई 5 मिनट मैं आपकी सुनता हूँ, कोई 10-15 मिनट मेरी भी सुन लिया करें। आपके लिए तो बैठे हैं, क्या बात है। रिटेन अर्निंग, तू अपना भाई ऑडी के लिए बैठा हुआ है। ओके, मजाक करूं। ले जी, अब जरा बात को समझने की जरूरत है। अगर जरा 2 मिनट देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। 17 की बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 30 जून 17 का, ऐसे ही है। क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 16, ओपनिंग बैलेंस यकम जुलाई 15, ऐसे ही है। तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यकम जुलाई 15 का। क्या ये बात सबको समझ आती है? अब बोले ले जी, यकम जुलाई 15 का आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब क्या करूं? चलिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं, जरा थोड़ी सी ना पिक्चर सामने आ जाएगी ना तो समझ बेहतर आएगी। क्लोजिंग बैलेंस अब यहां पे आएगा किसका? 30 जून 16 का। और इसी तरीके से हमें चाहिए क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 17 का। बात समझ आती है? ओके ले जी, अगर यकम जुलाई 15 की रिटेन अर्निंग ढूंढी जाए तो कहां से मिलेंगी? नो 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 सर, ये 30 जून 15 जो है, क्या ये यकम जुलाई 15 है 180? ये 180 है? और बोले नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है ये 180 मेरे पास मौजूद है। यार प्लीज खामोश हो जाए यार, ना किया करें ऐसे। मैंने आपको क्या यार, अब 10-15 मिनट जरा देख लिया करें, आपसे गुफ्तगू हो जाती है, उसके बाद तो चुप कर जाया करें। 2015, 16 और 17 डेट्स यकम जुलाई 15 की, सॉरी 14 की। तो ये 30 जून 15 हो गया, ये 30 जून 16 हो गया, और ये 30 जून 17 हो गया। ऐसे ही है, यही टाइमलाइंस बनी हुई है। ओके, अब उसने हमें जो 30 जून 15 का डाटा दिया है, उसने कहा यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 180 की। ठीक होगी बात? यहां पे उसने दे दिया 180। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2015 में भी तो कुछ मसले मसाइल हैं, यानी कि इस साल में कुछ मसले मसाइल हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस ठीक नहीं है भाई, ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस ठीक नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट होनी बनती है। अभी क्या एडजस्टमेंट्स होंगी? रिटेन अर्निंग अफेक्ट होता है किससे? इनकम या एक्सपेंसेस या प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट बदलेगा तो ये भी बदलेगा। अब देखें, 15 में मेंटेनेंस एक्सपेंस ने कम होना है। अगर मेंटेनेंस एक्सपेंस ने कम होना है तो क्या इसने बढ़ना है? तो इसका मतलब है ये बढ़ के लिखना चाहिए ना, बढ़ा के लिखना चाहिए। मैंने क्यों 180 लिखा हुआ है? तो मैंने तो गलत किया हुआ है, मैंने गलत किया हुआ है। ये बात सबको समझ आ रही है? और इससे पहले जो मैंने बात की थी वो ये कही थी कि हम नोट बना रहे हैं यहां पे खड़े होके, ये हमारा साल है और ये कंपैरेटिव साल है, जबकि गलतियां तो कंपैरेटिव से पिछले साल में भी हैं। और जब भी कंपैरेटिव से पिछले साल में कोई गलती या कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आएगी तो एक जुमला यहां पर ऐड हमेशा होगा, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। क्योंकि ये 180 ठीक नहीं है भाई, पहले से 180 को तो ठीक करो, फिर आगे की बात करना। बात समझ आई? तो ये 180 ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर भी कुछ मसले मसाइल हैं जो नजर आ रहे हैं। तो जब आप मेंटेनेंस एक्सपेंस को 36.75 से कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इस रिटेन्ड अर्निंग में ज्यादा अमाउंट आके ऐड होगी। तो इसका मतलब है कि ये कितने से बढ़ जाएगा? 36.75 से बढ़ जाएगा। किसी को इससे इख्तलाफ? किसी को इससे इख्तलाफ? सब साथ है, सब ओके है? अगली बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इजाफा होगा इधर। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इजाफा होगा तो प्रॉफिट में कमी होगी, प्रॉफिट में कमी होगी तो इस 180 में भी कमी होगी। तो मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं? 9.18 ले जी।
अब अगर ये दोनों एडजस्टमेंट्स मैं कर दूं ना तो मेरा ये 180 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? तो अब बताइए टोटल कितना बनता है, इनका नेट कितना बनता है? 200 207। ऐड करूं लेस करूं? है 207 कैसे हो सकता खुदा के बंदो? 36,75 माइनस, अजीब लोग हैं, चाय में कुछ वाकई में मिला। और शहजादे इनका नेट बताओ ना, इन दोनों का नेट करके बताए। सॉरी 27.57। ऐड करूं कि लेस करूं? ऐड ही होगा ना, प्लस साइन बढ़ा है तो ऐड होगा। ओके ले जी, अब आपके पास जो यहां पे बैलेंस सही वाला है ना वो आएगा, तो आप लिखेंगे दोबारा से ओपनिंग बैलेंस यकम जुलाई 15 वाला कितना 207 लेकिन अब ये बैलेंस कौन सा है? ये रीस्टेटेड वाला है, क्योंकि पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये आ रहा होगा ना। अब जब वो ये पढ़ेंगे तो एकदम से उनको हार्ट अटैक ना हो जाए, तो साथ रीस्टेटेड लिख देंगे कि भाई हमने क्या है इसके अंदर। ठीक होगी बात? ले जी, अब तो सवाल माशाल्लाह पुरसकून, जिंदगी जबरदस्त बेहतरीन। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है प्रॉफिट प्रॉफिट अब आएगा कितने, सॉरी प्रॉफिट आएगा कितने का? 2016 का। कितना है जी, कितना है 2016 का प्रॉफिट? ये नजर तो आ रहा है आपको? 75.82 रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेटेड है, तो आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। बोलिए। वैसे देख लेना चाहिए कहीं कोई डिविडेंड तो नहीं दिया हुआ, चेक कर ले जरा। कैसे चेक करेंगे? रिटेन अर्निंग का असल वाला अकाउंट बनाते हैं जैसे सुबह बनाया था। यकम जुलाई 15, यकम जुलाई 15, ये चेक कर लिया करें, बेहतरी होती है। आपके पास रिटेन अर्निंग का ब्रॉड डाउन था 180, इसमें आपने 16 का प्रॉफिट ऐड किया होगा कितना? 85, ऐसे ही है। और कैरी डाउन वो आपको कितना दिखा रहा है 16 का रिटेन अर्निंग? 240 दिखा रहा है भाई। 16 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 240 है, ये 180 तो ओपनिंग है, 240 क्लोजिंग है, तो कैरी डाउन बन गया 240। मैच हो रहा है? तो चेक कर लेना बेहतर होता है कि नहीं? तो ये पेपर में बना के चेक कर लिया करें। उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा, उसने तो नॉर्मल इसलिए कहा था कि ये अकाउंट हमेशा सवाल के डेटे से बनेगा, सही वाला नहीं बनेगा, सवाल के डेटे से बनेगा। तो इसका मतलब है कि उसने यहां पर कुछ ना कुछ डिविडेंड भी पे किया हुआ है। 75 25 है, 25 बनेगा बैलेंसिंग, तो इसका मतलब है 25 का डिविडेंड उसने 2016 में पे किया हुआ है। बात समझ आई? बात समझ आई? अब जरा इसको आगे लेके आए। सॉरी जरा नीचे चली गई है बात, लेकिन चलें कुछ नहीं, खैर है, गुजारा कर लें। 240 कितना प्रॉफिट है जी 2017 का? 17 शुरू हो गया ना, अब 17 का प्रॉफिट कितना है? 65। और कैरी डाउन कितना दिखा रहा है वो रिटेन अर्निंग्स का? 275। तो बताइए डिविडेंड कुछ बनता है कि नहीं? कोई बैलेंसिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? 30 का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 17 में भी डिविडेंड दिया भाई उसने, तो रिटेन अर्निंग बनाने का कितना फायदा हो गया? तो ये 16 का है भाई और ये 17 का है भाई, ये ले। तो अब ये रिटेन अर्निंग में दिखाना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल वही करने लगे। डिविडेंड आपका 25 से कम हो गया, तो डिविडेंड कितना जी? 25 से कम हो गया, ये ले। अब बताइए क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 258.39। क्या ये रीस्टेटेड है? क्या ये रीस्टेटेड है? जारी बात है भाई, रीस्टेटेड में रीस्टेटेड ऐड करोगे तो रीस्टेटेड ही आएगा ना। एक भी कैलकुलेशन में रीस्टेटेड आ गया तो ये भी रीस्टेटेड होगा, क्योंकि 16 के अकाउंट्स भी ऑडिटेड हैं और हम तमाम लोगों को ये बांट चुके हैं। ओके, आ जाए जी अगले साल पे। प्रॉफिट 2017 का, 2017 तो अभी साल है, रीस्टेटेड थोड़ी है, ये थोड़ी लोगों को बांटा हुआ हमने। और इसके बाद डिविडेंड भी हमने साबित कर दिया कि है 30 का। बताइए जी क्लोजिंग बैलेंस 289.89। लें जी, पहुंच गए हम वहां तक। खामोश हो गए आप लोग जी? चाय ही ऐसी है? अच्छा खामोश हो जाओ बस, ठीक है। बस जब पढ़ा रहा हूं तब ना बोला करें।
तब बड़ी टेंशन होती है, बड़ी मुश्किल से याद करके आता हूँ, भूल जाता है फिर मुझे। क्यों दोस्त, आपको लगता बड़ा आसान है पढ़ाना? मुझे भी ये लगता था, मैं फिर आ गया। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे फिर पता लगा कि हमने कितना सताया था अपने उस्ताद को, तभी तो उस्ताद बन गए। उन्होंने कहा जा तुझे भी सताएंगे लोग। और तुम तो सताते ही कुछ नहीं हो दोस्त, तुम्हें क्या पता हम क्या। अच्छा छोड़े, वो 9-10 तो ऐसे बचपन होता है। माशाल्लाह आपका बचपन तो 55 तक चलेगा। हम ना टीचर को सवाल पूछ पूछ के ना जरा तंग करते होते थे, सवाल रेलेवेंट सवाल। हम कहते थे यार ये कहीं से सर काबू आ जाए, बस टाइम वेस्ट नहीं होता था, जेन्युइन सवाल पूछते थे, हम बोलते नहीं होते थे। आपको पता ना कि सवाल पूछने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से सुनते होते थे, फिर ऐसा सवाल निकाल के फेंकते थे कि जरा लेवल। आप तो सुनते ही नहीं, आप तो बच्चाए पर ध्यान है, फिर मोबाइल पे ध्यान। उस वक्त समय नहीं मोबाइल नहीं होते थे, ये बड़ा फायदा था। नो व्हाट्सएप, नो वाईफाई, नथिंग एट ऑल। वो बटनों वाले फोन होते थे, टी 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 करके बोलते होते थे। पहली दफा मुझे याद है नोकिया पता नहीं 1100 में टॉर्च आई थी ऊपर, आवाम पागल हो गई, मोबाइल में टॉर्च आ गई। फिर वक्त बदलता गया, वक्त बदलता गया, और आज आप जैसे लोग आ गए। क्या तू चाय नहीं पी रहा यार? चाय क्यों नहीं पी रहा मेरा भाई? मैंने चाय नहीं पीनी सर, आपकी चाय तो मैंने बिल्कुल नहीं पीनी सर। भाई गुस्से वाले नहीं? नहीं सर, आपको किस तरह का गुस्से वाले? जी भाई ऐसे 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 ऐसे। दोस्त अभी मुझे सवाल भूल जाएगा, मैं सवाल के बाद 2 मिनट लगा के बता देता हूँ। नो भूल जाएगा सवाल, बड़ी मुश्किल याद करके आया मेरे दोस्त। अल्लाह अकबर। क्या चीज़? वो सर हमें तो पढ़ा पढ़ा के याद हुआ है, आप बार बार पढ़ेंगे थोड़ी। हाँ तो आपने एक दफ़ा ही पढ़ना है ना। चले भाई आगे बैलेंस शीट की तरफ चले और बोले तो सही। आइए जी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ब्लैक मार्कर कुछ ख़त्म सा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर लिया जाए। ML स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये भी क्या है? एक्सट्रैक्ट्स है। एज ऑन 30 जून 2017। ओके, तो हमने बनाना है 3 कॉलम्स, 16 और 15। ले जी प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, प्लीज अब खामोशी हो जाए। हमारे पास सवाल में एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 15 का डाटा दिया हुआ है उसने? दिया हुआ है भाई, क्यों नहीं दिया हुआ? 650 दिया तो हुआ उसने। अब देखिए सबसे पहले 2015 में 650 में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। 15 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 36.75 से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर दें, और 9.18 से कम हो रहा है, माइनस कर दें। बोलिए 677.57, और ये रीस्टेटेड है। आ जाइए 2016 पे, कितना बैलेंस दिया हुआ है सवाल में? कितना है? 620, 612। ले जी, इससे पहले कि आप इस साल की एंट्रीज करें, पिछले साल की तो करें ना, तो सबसे पहले पिछले साल की एडजस्टमेंट्स। 36.75 ऐड होगा, 9.18 माइनस होगा, और 9.18 मजीद माइनस होगा। बोलिए बोले 630.39, और ये भी क्या होगा? रीस्टेटेड, क्योंकि ये भी लोगों तक पहुंच चुका है और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। कितना है जी 17 का बैलेंस? 700। पहले पिछले साल की सारी एडजस्टमेंट्स करें। -9.18, -9.18 जगह खत्म हो गई, -9.18। उसके बाद फिर -9.18 2017 का, और फिर +5.5। ले जी, जी सर
हाँ तो सर ठीक हो गया ना, ठीक हो गया, सॉरी गुस्सा क्यों करता है यार। 15 का, 16 का, 17 का और 5.5 बोलिए। 650.39। क्या ये भी रिस्टेटेड है? नहीं सर, ये तो अभी हमारे पास ही है, ये तो हमारे पास ही है। और रिटेन्ड अर्निंग्स ये तो सर खामोशी से बन जाएगी, आपके सामने है तो सही। 30 जून 15 का क्या है जी? 30 जून 15 का ये है 207.57 लिखेंगे, 180 लिखेंगे? ये लिखेंगे ना, सही वाला लिखेंगे। अब आप देखिए 30 जून 15 पे ये है ना हमारे पास, क्या कम जुलाई 15, 30 जून 15 उसका क्लोजिंग हो गया ना, तो सही वाला लिखेंगे आप, गलत वाला थोड़ी लिखेंगे। अब आप सही वाला लिखेंगे क्योंकि रिस्टेटेड है। ओके, और उसके बाद 16 का 258.39 और फिर 289.89 ये लीजिए। बैलेंस शीट भी तैयार है। कौन सा? ये वाला, ये कितना है? 714। जी दोस्त सब अच्छा है? बोले, बोले नहीं बोलेंगे ना, बोल बोल के तो यहां तक पहुंचे हैं। चाय के लिए बड़ा बोलते हैं, खाने के लिए बड़ा बोलते हैं, उसके लिए नहीं बोलते हो, उसके वो उसके लिए ना ही बोले आजकल तो बेहतर है। चले जी, नोट की तरफ चलते हैं। 5000 वाला पॉइंट नंबर 4, ML नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 और नोट नंबर 17 लिख लें। पहले हम नोट बनाएंगे गलतियों की दुरुस्तगी का। इट्स दुरुस्ती और दुरुस्तगी, दुरुस्तगी, इट्स नॉट दुरुस्ती। ओके, जो भी हो, हमने तो पेपर में करेक्शन लिखना है। अगर अकाउंटिंग उर्दू में होती, उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम। डेप्रिसिएशन पुराने तहमीने के मुताबिक, ऐसी होता है ना वैसे डेप्रिसिएशन की उर्दू क्या होती, पता नहीं क्या होती, सर्च करें। डेप्रिसिएशन नए तखमीने के मुताबिक, इजाफी डेप्रिसिएशन। ओए होए होए, जायदाद, पौधा एंड आलात, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसी होता है ना, जायदाद, पौधा एंड आलात। डेबिट, डेबिट भी की उर्दू होती कोई? मुरम्मती खर्चा 36.75। मजेदार है उर्दू, ऐसा थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो बड़ा जबरदस्त सवाल बन सकता है इसका। क्यों दोस्त? तौबा करें। हद हो गई यार, तू कुछ और ही सर्च करी जा रहा है, बस कर दे यार, गूगल कहीं और ले जाता। ले जी, लिखिए करेक्शन ऑफ एरर का नोट। ड्यूरिंग द ईयर it was identified that during the year it was identified that ML had incorrectly charged during the year it was identified that ML had incorrectly charged 36.75 million as a maintenance expense, charged 36.75 million
as maintenance expense which was incurred in installation of plant, which was incurred in installation of plant, which was incurred on installation of plant. The effect of correcting this error, the effect of correcting this error, the effect of correcting this error on relevant line items, the effect of correcting this error on relevant line items is as follows. सर एरर है, बोलिए एरर है, तो क्या एरर का करंट ईयर का नोट बनेगा? बोले नहीं बनेगा ना, 17 का तो बनेगा ही नहीं, बस 16 का बनाना है आपने, 16 का बनाना है तो 16 का लिख देते हैं। 15 का भी बनेगा कि बस 16 का? सर आइटम्स अफेक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है भाई, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो 1 साल का नोट बनेगा सिर्फ। देखिए कंपैरेटिव 1 साल का होता है ना। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ले जी 30 जून 2016, ले जी 17 का बनाना नहीं क्योंकि एरर है, तो अब मैं बना के काट नहीं रहा, मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, तो 16 में सिर्फ क्या बनेगा जी? सबसे पहले बताइए 16 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? 9.18 से। और इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, नजर आ रहा है। कितने से? ले जी आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया। 17 का बनाना ही क्यों लोगों को बताएंगे भी 17 में भी गलती हुई थी, तो वो घर की बात घर में ही रह जाएगी। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, आइटम्स अफेक्टिंग, सॉरी वो भी नहीं आया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके लिए कंपैरेटिव में 30 जून 16 तो बनेगा और 15 भी बनेगा, और 17 आपने बनाना नहीं, 17 आपने बनाना नहीं। ओके, तो बताइए जी, सबसे पहले हमारे पास है जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 15 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट कितना है भाई? नेट इंपैक्ट बढ़ने का है कि कम होने का है? बढ़ने का है। कितने से बढ़ने का है? बोले 27.57 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या बात समझ आ गई? और 16 में बताइए, 16 में क्या हो रहा है? 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने से? 9 पॉइंट, ये नहीं जी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्या करना है जी? इंपैक्ट्स ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग सबसे पहले 2017-15 में बताइए, 15 में रिटेन्ड अर्निंग पे क्या इंपैक्ट है भाई? देखिए एसेट आपके 27.57 से बढ़ रहे हैं और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं, तो अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज होता है। तो इसका मतलब है कि 27.57 से आपकी 15 में इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग है। ओके, और 16 के अंदर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या हो रहा है जी? कम हो रहा है 9.18 से, तो रिटेन्ड अर्निंग भी तो 9.18 से कम होगी, तो आप 16 में लिखेंगे, सॉरी जगह थोड़ी सी कम होगी, गुजारा कर लीजिएगा, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग 9.18 से। ठीक है जी। वो खुद आगे बंदो, वो गलती कर दी ना, गलती कर दी ना, गलती कर दी ना, ये गलती हो गई है भाई, सारी गलत किया आप लोगों ने। आप लोगों ने सिर्फ यहां से इंपैक्ट हम लोगों ने देख लिया है, वो सर पिछला इंपैक्ट नहीं डालना था। आपको पता नहीं इंपैक्ट हम पूरा लेके चलते हैं, तो पिछला इंपैक्ट तो डाला नहीं, सिर्फ उसी साल का इंपैक्ट डाल दिया, तो भी तो देखना था, वो देखा ही नहीं आपने। बताएं सबको, अल्लाह पूछेगा आप सबको। हाँ जी,
15 में 27.57 का इजाफा हो गया, यहां तक वापस आए, कंट्रोल जी करें सारा कुछ, ये बात ठीक है भाई। 16 में क्या हुआ होगा, 16 में क्या हुआ होगा भाई, जरा बताइए 16 में, बोले 16 में क्या हुआ होगा भाई। 15 में तो 27.57 से एसेट हो गया, जरा गौर कीजिए 16 के अंदर भाई पिछला जो 36.75 से एसेट इंक्रीज है उसका इंपैक्ट नहीं आगे लेके आना, और जो 9.18 से 15 में कमी हुई है ये 16 में भी तो आएगा भाई, क्या नहीं आएगा, तो वो इंपैक्ट किधर गया, वो तो हमने लिया ही नहीं था, ठीक है, तो गलत गलत हो गया था वो। अब ये तो 16 का सॉरी 15 का इंपैक्ट आ गया, ये 15 का इंपैक्ट आ गया, अब 16 का इंपैक्ट लेके आए मजीद 9.18 से कमी। अब बताइए 18.39 से इजाफा या कमी, इजाफा, तो भाई ये भी इजाफा ही है 18.39 से, ये हमसे गलती हुई थी। अब ठीक है, ओके। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, अब रिटेन्ड अर्निंग तो बहुत आसान काम है भाई। अब 27.57 से इंक्रीज हुआ है 15 में एसेट, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग भी तो इंक्रीज ही हुई होंगी, तो 27.57 सेम इज द केस ओवर हेयर। तो दोनों सूरतों में, अब नजर आ रहा है मेरे भाई को, पहले बोल देता। ठीक है जी, ओके जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेंज इन एस्टिमेट, अच्छा अब इसकी अंग्रेजी आप खुद लिखेंगे। In view of significant change in the expected pattern of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to straight line from 1 जुलाई 2015। बस इतनी बात लिख देनी है, जुमला आपने सवाल से उठा लिया। उसके बाद आपने लिखना है द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रॉफिट्स इज एज फॉलोज, क्योंकि आपको पता है चेंज इन एस्टिमेट में हम सिर्फ इंपैक्ट्स ऑन प्रॉफिट्स की ही बात करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट्स और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। सवाल ये है कि कितना कितना इंपैक्ट, ये देखना पड़ेगा। तो 18वां नोट बन जाएगा चेंज इन एस्टिमेट का, चेंज इन एस्टिमेट का नोट। प्रॉफिट्स करंट ईयर के बारे में भी बात करनी है और प्रॉफिट्स फ्यूचर ईयर के बारे में भी बात करनी है। जी बताइए करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे क्या इंपैक्ट आया जी। सर ये आपको नजर आ रहा है सारा काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 5.5 से कम हो रही है, तो एक्सपेंस का कम होना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना, तो इसका मतलब है कि करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हुए हैं, इंक्रीज। किस वर्किंग के तहत, वर्किंग 2 के तहत 5.5। तो फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स पे क्या होगा, ऑपोजिट इंपैक्ट, डिक्रीज इन प्रॉफिट्स फ्यूचर ईयर 5.5। ये ले जी नोट बन गया। तो ऊपर अंग्रेजी की 2 लाइनें लिखी हैं आपने और नीचे ये 2 लाइनें लिख दी आपने, सवाल खत्म हुआ, सबने खत्म हो जाना, आपने भी हो जाना। पता दिल में क्या कह रहे हैं आप। जी 2 सवाल क्या मैंने आपको होमवर्क दे दिए हुए, फखर वाला और मोहानी वाला। करें ना सर, भाई बैठा ना इधर, अभी पता लगेगा। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसे 14 तबक रोशन होंगे ना मेरे भाई के, लग पता जाएगा। अब भाई आपको सीधी बात बताता हूँ, IS सेट के गालिबन हमने 3 सवाल अभी तक कर लिए हैं, इंशाल्लाह भी 3 एक सवाल तो और करने हैं, 2 जो भी आपको दिए हैं और एक आधा और भी मैं आते जाते करा दूंगा आपको। तो 6 सवालों के अंदर ही IS सेट आपका अच्छा खासा पक्का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि वो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है ना, वो क्या देता है, ये अब आपकी किस्मत है भाई। तो बहरहाल आपने बस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है, रेक्टिफिकेशन आपको आती है,
रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करके, तो ये बाकी तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको पता है, चीज़ें आप कैरी कर ही लेंगे। ओके, बाकी प्रैक्टिस के 3 सवाल तुमने मजीद और करने। ठीक हो गया मेरे भाई? किसी का कोई सवाल? ये आवाज़ आ रही क्यों है इतने? वो भाई चाय में कुछ था, चाय पी के तू सोना शुरू हो गया। सुबह सा यार तू सुबह सवा 8 का मैं भी आया ना कर ऐसे यार तुम्हारा भाई रात को ना कोई 2:45 सोया, क्योंकि 2:15-2:30 बजे मैंने लैपटॉप बंद किया। ठीक है, उसके बाद मैं सुबह, इसलिए तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया सुबह। तो सुबह से पहले मेरी क्लास FR1 की थी, फिर टैक्स की पढ़ाई, टैक्स के बाद कॉस्ट की पढ़ाई, कॉस्ट के बाद PRC की पढ़ाई, फिर खाना खाया, चाय पी, फिर ये पढ़ाई। अब मेरी 4:15 बजे एक मीटिंग है, फिर 6 बजे एक मीटिंग है, उसके बाद फिर मैंने दफ्तर जाके काम करना है। हो मैन, CA कर लो, जिंदगी आसान है। पता नहीं कौन सी आसान है जी। क्या हुआ? हाँ, सुबह की क्लास इस टाइम, खुदा का वास्ता है दोस्त। नहीं, मैं उठ जाता हूँ, मुझे बस कभी कभार यार, अब 20 दिन में एक दफा को माफी दे दिया कर यार। नहीं होती, इसलिए तो 20 दिन बाद एक होता है कुछ। यार कर तो ली थी पिछले हफ्ते, छुट्टी की तो थी एक, वो जब फुल हो जाता है ना नको नक, फिर वो होता है जो पिछले हफ्ते हुआ था, वो बुखार, फिर तबीयत खराब हो जाती है, फिर जब तक पूरा दिन रेस्ट ना करो ना सही नहीं होती। तो बहरहाल कोई बात नहीं, किसी ने मुझे कहा था CA कर लो, जिंदगी आसान है। फिर किसी ने कहा था कोई बात नहीं, नौकरी के पहले 5 साल कर लो फिर आसान है। फिर कहा था नहीं चलो अपनी फर्म बना लिया, चलो 5 साल और कर लो, जिंदगी आसान है। 4 साल हो गए, एक रह गए, देखते हैं। कोई सीजन नहीं था यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो कोविड में देखो क्या मैं ढूंढ रहा था, मैं रेशोज ढूंढ रहा था। यार तुम अजीब लोग हो यार, फजूल बातें करते हो, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। आई एम नॉट दैट वेला लाइक यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सफा नंबर 756। सीजन देखते हैं आप, उसे मुझे क्लास में मिलके जाए, बताइए कौन सा। शर्म करो, शर्म नहीं आती? पढ़ने के देना है तुम लोगों के, पढ़ा करो। ओके मैन, ले जी जरा कोई 5-7 मिनट बात हो जाए सफा नंबर 756 पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 756, ये नहीं सर किताब आप ले सकते हैं, मैं ज़बानी पढ़ा लूंगा। ओके जी, ये जो चैप्टर अब शुरू होने लगा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका इंशाल्लाह बाकायदा आगाज तो कल होगा, आज बस थोड़ी सी बात आपको कर देते हैं इसके बारे में। अपने दोस्तों वगैरह को कहेगा देख लीजिएगा, ये 2-4 बातें सुबह काम आएंगी। हम या आपने सुना होगा कि एक रेशोज का चैप्टर है, रेशोज, लेकिन आपको कहीं पे भी रेशोज का नाम नजर नहीं आया किताब के चैप्टर के अंदर। तो भाई ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसका मतलब होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ये आपके सामने ना नंबर्स लिखे हुए हैं। अब 2 तरह के लोग हैं, एक को अगर आप ये कागज दे देंगे ना, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो कि डॉक्टर है या जो इंजीनियर है, वो इनको पढ़ेगा और कहेगा अच्छा ये तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, ये कुछ समझ आ रही है, प्रॉफिट 75 था कम हो गया 61.32, इस तरह की बातें करेगा वो। अच्छा एसेट पहले इतने थे फिर कम हो गए फिर ज्यादा हो गए, वेरी गुड, वो इस तरह की बातें करेगा। तो वो बस अपने हिसाब से, बस जो उसको नंबर वगैरह समझ आता है ना वो देख लेगा। जैसे आप लोग अल्लाह ना करे जब बीमार होते हैं ना, तो आप लोग गूगल करते हैं, तो वैसे तो आपको कैंसर तक लेके चला ही जाता है वो गूगल जो है, वैसे ही है। लेकिन आप अपनी मर्जी से जो आपको समझ आती है ना, आप खुद से इंटरप्रेट उसको कर लेते हैं कि यार मेरे हिसाब से ये बनता है, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। आप डॉक्टर नहीं है, ठीक है, आप गूगल कर लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पता आपको कुछ नहीं चलना। ठीक है, वो कहेगा ये भी है, 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 तो आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है शायद हो। आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए, अपनी रिपोर्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाए आप, क्योंकि आप उस फील्ड के बंदे नहीं हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट, ये सारी चीजें, ये सारे नंबर्स अगर किसी अकाउंटेंट के सामने रख दिए जाएं, तो उसका पढ़ने का अंदाज कुछ और होगा। जैसे डॉक्टर अपनी एक रिपोर्ट जरा और तरीके से पढ़ता है ना, वो पढ़ता है तो उसको बात समझ आ जाती है, इसका पढ़ने का अंदाज कुछ और होगा। अब आप जब इसको देखेंगे ना, तो आपके ज़हन में कैसे सवाल आएंगे? आप कहेंगे यार एसेट बढ़ गए, एसेट कम हो गए, एसेट फिर बढ़ गए। आप इससे ये फैसला नहीं करेंगे कि यार ये कंपनी बुरी हो गई तो कंपनी अच्छी हो गई, जिसके ज्यादा एसेट वो ज्यादा अच्छी कंपनी, जिसके कम एसेट वो कम कंपनी, बुरी कंपनी। क्या ख्याल है? आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि यार देखो ये 16 है और ये 17 है, 16 का प्रॉफिट ज्यादा, 17 का प्रॉफिट कम। यहां पे इसके पास एसेट्स कम थे, इस कम एसेट्स को देखते हुए इसने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, जबकि यहां पर इसके पास एसेट ज्यादा थे,
ज्यादा एसेट होने के बावजूद इसका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपकी नजर में तो ये कंपनी इस साल अच्छी थी, इस साल बुरी थी। कुछ बात समझ आई? ये वो चीजें हैं जो आपने इंटरप्रेट करनी है, जो कि आपको इस फैसले की तरफ लेके जाता है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सिर्फ ये प्रॉफिट देख के नहीं फैसले होते, देखना पड़ता है भाई बैक एंड पे एसेट्स कितने हैं। अब देखें, मैं कह रहा था अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन जब आपने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करनी शुरू की तो पता ये लगा 16 में तो कम एसेट से ज्यादा प्रॉफिट आ गया था और 17 में ज्यादा एसेट से कम प्रॉफिट आया था, तो 17 में तो मेरे हिसाब से बुरी हो गई, आप तो अच्छी कह रहे थे। कुछ बात समझ आई? तो ये आपस में जो हमने इंटरलिंक करना है ना चीजों को, ये इंटरलिंक करके जो हम रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो फैसले करते हैं, इनको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस इंटरप्रिटेशन को करने के लिए आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है रेशोज की। कंपेयर करो दो, आपने कंपेयर किया ना, देखो अगर इतने एसेट्स तो इतना प्रॉफिट, कोई परसेंटेज निकाल सकते हैं? 75.82 डिवाइडेड बाय 630.39 कोई परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो ये रेशोज आपने डिफरेंट कैलकुलेट करनी है। पूरी बैलेंस शीट होगी सवाल में, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, रिटेन अर्निंग्स होंगी, कैश फ्लो होगी, वहां से आप चीजें उठा के रेशोज चीजों की निकाल के मैच करेंगे कि कंपनी सही है या खराब है। फैसला कैसे होगा सही है कि खराब है? फैसला कैसे होगा? मैं कहता हूं पाकिस्तान मिसाल के तौर पे 6% के हिसाब से तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? पाकिस्तान अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? कैसे कैसे फैसला करेंगे आप? कैसे फैसला करेंगे आप जी? डिफरेंट बेंचमार्क्स हो सकते हैं। हो सकता है आप पिछले साल के साथ कंपेयर कर लें, पिछले साल 4 था, इस दफा 6 हो गया, अच्छा हो गया, फिर फैसला करेंगे अच्छा है। या किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआवजा कर लेंगे। हमारे लेवल का मुल्क मिसाल के तौर पे बांग्लादेश, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश इस लेवल पे जा रहा है, हम इस लेवल पे जा रहे हैं, कंपैरिजन आ गया, दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन आ गया, दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन, फिर फैसला हो सकता है सर वो तो 7 पे कर रहा है, आप क्यों 6 पे कर रहे हैं, तो आप बुरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो कंपैरिजन अपने ही पिछले ईयर से हो सकता है, या फिर कंपैरिजन कंपैटिटर कंपनी से हो सकता है, या फिर दुनिया तो इतने परसेंट पे तरक्की कर रही है, तुम क्यों इतने परसेंट पे तरक्की कर रहे हो, इंडस्ट्री एवरेज। भाई गाड़ियों की मार्केट तो 15% के हिसाब से ग्रो कर रही है होंडा, तुम क्यों 7% पे ग्रो कर रहे हो? तो इसका मतलब है ये तमाम चीजें जो हैं ये फैसला करती हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। जैसे अब अब्बू अम्मी कहती है ना, अम्मी हाँ भाई फुप्पो के बेटे के तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास हुए हैं, तुम्हारे क्यों सेकंड अटेम्प्ट में जा रहे हैं, बुरा बच्चा। ऐसे ही होता है ना कंपैरिजन, ये सबको समझ आया है मैट्रिक में, हाँ भी तुम्हारे कितने नंबर है, मेरे 700, पप्पो के कितने हैं 701, वो अच्छा है तुम बुरे हो, ऐसे होता है ना कंपैरिजन। तो सर ये कंपैरिजन है भाई, ये वो कंपैरिजन है जो हम कंपैटिटर से किया करेंगे। 9वीं में तो तुम्हारे 700 आए थे, इस दफा क्यों 650 आ गए, अपने ही पिछले साल से कंपैरिजन। तो ये सवाल बताएगा कि आपने क्या कंपैरिजन कंपैटिटर से करना है या अपने ही साल से करना है, लेकिन कंपैरिजन किए बगैर आप फैसला नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने ये तमाम चीजें पढ़नी है। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 20-22 के करीब रेशियोज हैं जो कि हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, और सितम ज़रीफी ये है कि ये रेशियोज आपको याद करके जाना पड़ेंगी। ओके, इनके फॉर्मूलाज आपको याद करके जाना पड़ेंगे, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन इंतहाई आसान है, आपको मुश्किल कोई नहीं होगी। इंतहाई आसान रेशियोज हैं, याद आप कर लेंगे। सिर्फ आपने पेपर में 2 काम करने हैं, जिसमें से एक काम आसान है, एक काम थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है। आसान काम यह है कि आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस से डाटा निकालना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। सवाल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सवाल में से सेल्स निकालनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है प्रॉफिट लॉस में सेल भी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है। दूसरा जो थोड़ा सा टेक्निकल काम है वो उस रेशियो को इंटरप्रेट करना। आपने एग्जामिनर को बताना होगा कि अगर ये रेशियो निकली है तो रेशियो क्या कह रही है, इस रेशियो का मतलब क्या है। वो मसला ये है कि अंग्रेजी में लिखना होता है, 5-6 लाइनें अंग्रेजी में लिखनी होती है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन सारी आपको बता दी जाएगी। इसके अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद है, उसमें सारी रेशियोज कैलकुलेट भी हुई हैं, हम उसी सवाल को बेंचमार्क करेंगे, उसकी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन आगे लिखी हुई है वो डिस्कस करेंगे। आपने बस उन चीज़ों को ज़हन में रखना है, पेपर में रेशियो आ गई तो आपने उसको जाके पेपर में एज इट इज इंटरप्रेट कर देना। इस टॉपिक में टू बी वेरी ऑनेस्ट इन 20-22 रेशियोज के अलावा कुछ नहीं है। ये 20-22 रेशियो 2 दिन में हो जाती हैं, उसके बाद अगेन वही प्रैक्टिस है। जैसे I-16 था ना, सिनेरियोस थे, अब ये हो गया तो अब ये हो गया, तो मुक्ता ही नहीं था वो टॉपिक। इसके अंदर सिर्फ 20-22 रेशियोज हैं। ये रेशियोज आपने पढ़ ली, एक दफा कैलकुलेशन कर ली, बस अमारत बन गई, बस आगे सवाल तो जितने मर्जी करते जाओ।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगली जो छुट्टियां आ रही हैं उससे पहले पहले कोई मुश्किल काम नहीं है, IS सेट खत्म करना ये तो हो ही गया, रेशोज खत्म करना, EPS खत्म करना, EPS भी ऐसा ही है, उसमें भी 4-5-6 पॉइंट्स हैं, वो जब आप कर लेंगे तो फिर प्रैक्टिस है। ओके तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह कल इस पे वक्त लगाएंगे, परसों इसकी रेशोज, परसों एक्स्ट्रा क्लास भी है आपकी, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास भी है, इसी टाइम 12:30 बजे होगी, वो 12:30 से 2:30 आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसके अंदर रेशोज हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी और हो सकता है हम रेशोज के सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक होगी बात? तो फिर उस वक्त डिसाइड कर लेंगे कि संडे को हमने मुलाकात करनी है कि नहीं, तो संडे को भी देख लेंगे, फिर ये है कि ज़रा आगे थोड़ा सुकून हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सवाल? चलें ठीक है जी, बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे। ये सवाल आपने 2 लाजमी करने हैं, क्योंकि ये सवाल कल करके आएंगे तो अगले क्लास में पहले ये सवाल होगा, फिर रेशोज के बाद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।